नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। हम यहाँ पर मुख्य मुख्य पॉइंट्स को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा विस्तृत रूप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं पर ध्यान देना है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। अगर हम पके चावल की बात करें तो इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। कुछ अन्य भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए सब्जी बनाने के लिए हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं खाद्य पदार्थ जो हम बनाते हैं उसमें क्या क्या कच्ची सामग्री हमें चाहिए होता है। अगर हम रोटी बनाते हैं या चपाती बनाते हैं तो उसमें हमें कच्ची सामग्री के रूप में आटा और जल की आवश्यकता होती है। दाल पकाते हैं तो उसमें हमें कच्ची सामग्री के रूप में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी, मसाले की आवश्यकता होती है। सब्जी पकाते हैं तो उसमें कच्ची सामग्री के रूप में हमें कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल, जल की आवश्यकता होती है। मांस अगर पकाते हैं तो उसमें हमें कच्ची सामग्री के रूप में कच्चा मांस, नमक, मसाला, तेल, जल की आवश्यकता होती है। इस तरह से अनेकों खाद्य व्यंजन होते हैं जिनके कई प्रकार के कच्ची सामग्री होते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। भोजन हमें दो मुख्य स्रोतों से प्राप्त होती है, या तो पौधों से प्राप्त होती है या जंतुओं से प्राप्त होती है। पौधों से हम गेहूं, चावल, दाल, राजमा, सोयाबीन, चना, फल, सब्जी इत्यादि प्राप्त करते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले विभिन्न भोज्य पदार्थ जिन्हें हम खाते हैं वह पौधों के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से दूध, दही, पनीर, घी, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि प्राप्त करते हैं। अब हम खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत को तस्वीर के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें खाद्य सामग्री पौधों से भी प्राप्त होते हैं और जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। तो आइए हम तस्वीर के माध्यम से देखते हैं पौधों से प्राप्त भोजन। पौधों में गेहूं, दाल, चावल, सोयाबीन, राजमा, चना। हम फल के रूप में हम सेब, केला, अनानास, आम, अमरूद, संतरा, ये सारे खाद्य सामग्री हम पौधों से प्राप्त करते हैं। अब आइए देखते हैं जंतुओं से प्राप्त भोजन। मुर्गा, अंडा, मीट, मछली, दूध, पनीर, ये सब हम जंतुओं से प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम पौधे का एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें इसमें दर्शाया गया है पुष्प, तना, कली, पत्ती, जड़ें। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। हम जड़, तना, तो कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे हम सीताफल, जिसे काशी फल भी कहते हैं, कि फूलों और फलों दोनों को खाते हैं। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग के रूप में करते हैं। बैगन फल के रूप में खाते हैं। मिर्च मसाले फल के रूप में खाते हैं। तेल, मूंगफली, सोयाबीन बीज के रूप में खाते हैं।
गाजर और मूली जड़ के रूप में खाते हैं, आलू तना के रूप में खाते हैं। इन सभी के अलावे हम शहद को भी खाने के उपयोग में लाते हैं। इसे मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी मीठे रस को एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब हम जानेंगे जंतु क्या खाते हैं। जैसे गाय भैंस, इसके खाए जाने वाले भोजन घास है, खल्ली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली, ये छोटे जंतु पक्षी दूध खाते हैं। चूहा अनाज, मांस, मछली खाते हैं। शेर, बाघ दूसरे जंतुओं के मांस खाते हैं। खरगोश घास खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, गाजर खाते हैं। मकड़ी मच्छर को खाते हैं, मक्खियों को खाते हैं, कीट पतंगे को खाते हैं। छिपकली सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, कीड़े खाते हैं, छोटे जानवर खाते हैं। मनुष्य फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, फलियां, नट्स, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद खाते हैं। इसलिए मनुष्य को सर्वाहारी कहते हैं। तितली फूलों के रस, रसीले फलों के रस चाटती है। कौवा कीड़े मकोड़े, घोंघे, मछली, सांप, अंडे, घोंसले में रहने वाले पक्षी, खेती के फल, मेवे, सब्जियां खाती है। भोज्य पदार्थ खाने के अनुसार जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला वर्ग वैसे जंतु जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण गाय, भैंस, खरगोश इत्यादि। हिरन और तोता केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। दूसरा वर्ग वैसे जंतु जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। उदाहरण शेर, बाघ इत्यादि। तीसरा वर्ग, इस वर्ग में सर्वाहारी जंतु आते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों होते हैं। उदाहरण चूहा, मनुष्य, कौवा इत्यादि। यह चैप्टर अब समाप्ति की ओर है। इसमें कुछ और की पॉइंट्स है, जैसे पालक, फूलगोभी, गाजर, ये सारे सब्जियां हैं। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। हमें चीनी गन्ना से मिलती है। आशा है कि इस चैप्टर को पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा। आइए अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा 6 विज्ञान के चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। आमतौर पर हमारे आहार में अनाज से बना कम से कम एक व्यंजन शामिल होता है। प्रत्येक व्यंजन एक या अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बनता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अलावा हमारे शरीर में रुक्षांश, जिसे आहारी रेशे भी कहते हैं तथा अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं, और उसके साथ जल भी शामिल है। कुछ सरल तरीकों से परीक्षण करके हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन से एक या अधिक पोषक तत्व मौजूद है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। हम किसी भी खाद्य पदार्थ में मंड की उपस्थिति का परीक्षण आसानी से कर सकते हैं।
मंड के परीक्षण करने के लिए थोड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री लेते हैं। उसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालते हैं। खाद्य पदार्थ के रंग नीला या काला में परिवर्तित हो जाने पर मंड की उपस्थिति का संकेत देता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसलकर उसके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल देते हैं और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाते हैं। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालकर अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए रख देते हैं। यह खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग में बदल जाता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। प्रोटीन के इस टेस्ट को ब्यूरेट टेस्ट कहते हैं। वसा के परीक्षण के लिए अल्प मात्रा में खाद्य पदार्थ लेते हैं। इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटते हैं। कूटने के क्रम में कागज फटना नहीं चाहिए। इस प्रकार कागज पर कुछ तेल के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। जल से आधी भरी पड़कनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिलाकर आयोडीन का तनु विलयन बनाते हैं। 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से कॉपर सल्फेट विलयन तैयार होते हैं। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा घोलने से कॉस्टिक सोडा विलयन तैयार होते हैं। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। वसा 1 ग्राम में लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। प्रोटीन 1 ग्राम में लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऊर्जा के रूप में अधिक तेजी से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट जल्दी विखंडित होकर हमें ऊर्जा प्रदान कर देता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में होते हैं, जबकि वसा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसी वजह से वसा जल्दी विखंडित नहीं हो पाता है। वसा को अक्सर शरीर में ऊर्जा भंडार के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह से वसा हमारे शरीर की आरक्षित खाद्य सामग्री कहलाता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले वसा फैटी एसिड या लिपिड के रूप में होते हैं। आइए अब हम कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत को तस्वीर के माध्यम से जानेंगे। जैसे आम, तरबूज, आलू, शकरकंदी, गेहूं, चावल, पपीता, बाजरा, मक्का, गन्ना। और वसा के कुछ स्रोत के बारे में जानेंगे। वसा के मुख्य स्रोत पादप भी है और जंतु भी है। तो आइए देखते हैं पादप स्रोत में सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, गिरी, सोयाबीन का तेल, मूंगफली है। और जंतु स्रोत से मछली है, मांस है, घी है, दूध है, क्रीम है, मक्खन है, अंडे हैं। पादप का स्रोत एक तिल भी है। तिल से भी हमें वसा प्राप्त होते हैं। आइए आगे हम प्रोटीन के कुछ स्रोत तस्वीर के माध्यम से जानेंगे।
इसमें भी वसा के तरह पादप से भी प्राप्त होते हैं और जंतु से भी प्राप्त होते हैं। प्रोटीन किन किन पादपों से प्राप्त होते हैं, आइए देखते हैं। चना, मूंग, तुअर दाल, सोयाबीन, राजमा, मटर, ये सब इनके मुख्य पादप स्रोत हैं। जंतु स्रोत मांस, दूध, मछली, अंडे, पनीर है। ये सब प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि, अनुरक्षण तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन एमिनो एसिड के रूप में होते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर के प्रत्येक भाग और अंग के निर्माण के लिए इनकी आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में मदद करते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों एवं खनिज लवणों की आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। अब हम तस्वीर के माध्यम से विटामिन ए तथा विटामिन बी के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत आम, दूध, मछली का तेल, पपीता, गाजर है। विटामिन बी के मुख्य स्रोत गेहूं, चावल, यकृत है। विटामिन सी के कुछ स्रोत संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर है। विटामिन डी के कुछ स्रोत दूध, मक्खन, यकृत, मछली, अंडे हैं। आयोडीन के कुछ स्रोत हैं मछली, पालक, अदरक, आयोडीन युक्त नमक। फास्फोरस के कुछ स्रोत हैं दूध, हरी मिर्च, केला, गेहूं, चावल। लौह, जिसे अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, इनके मुख्य स्रोत हैं पालक, सेब, यकृत। कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं दूध, अंडे। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। कुछ खनिज लवणों के नाम आयोडीन, फास्फोरस, लौह, जिसे अंग्रेजी में आयरन कहते हैं, कैल्शियम इत्यादि। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। अन्य पोषकों के अलावे हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है तथा अंग्रेजी में इसे फाइबर कहते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है।
जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अब आइए हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे उचित तरीके से पकाना चाहिए। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं अभावजन्य रोग के बारे में, यानी डेफिशिएंसी डिजीज। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियों और पेचिश इत्यादि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। अब हम विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे विटामिन ए से क्षीणता तथा दृष्टिहीनता रोग होते हैं। उसके लक्षण हैं कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1 के कमी से बेरी-बेरी रोग होते हैं, जिसके लक्षण हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं, जिनके लक्षण हैं मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं, जिसके लक्षण है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से अस्थियां और दंत क्षय नामक रोग होते हैं। इसके लक्षण है कमजोर अस्थियां और दंत क्षय हो जाना। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होते हैं। इसके लक्षण है गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता। लौह या आयरन की कमी से अरक्तता या एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। इसके लक्षण है शरीर में कमजोरी होना। यहाँ पर एक लोगो दिखाया गया है। इस लोगो का अर्थ है यह FSSAI मानकों के अनुसार दृढ़ीकृत खाद्य पदार्थों का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय है कि मुख्य भोजन
जैसे चावल, गेहूं, तेल, दूध और नमक में प्रमुख विटामिनों और खनिजों को मिलाकर उसके पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। अब हम आपको कुछ नई बातें बताने जा रहे हैं जिसे आप नोट्स की तरह याद रखेंगे। फल में जो मिठास होती है उसे फ्रुक्टोज कहा जाता है। इसी प्रकार से गन्ना के मिठास को सुक्रोज कहते हैं। इसी सुक्रोज से चीनी बनती है। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं क्योंकि यहाँ पर चीनी चुकंदर वगैरह से बनाई जाती है। ऐसे तो चीनी के लिए ब्राज़ील और भारत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यूबा में चीनी चुकंदर से बनाई जाती है और अच्छी गुणवत्ता वाली होती है। कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? नहीं, हम केवल चावल खा करके अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? नहीं, केवल मांस पर्याप्त नहीं है। इस तरह से दोनों चैप्टर कंप्लीट हुए। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।